नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम डेमोक्रेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, उसको सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सेकंड यूनिट में है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रहा आपका ये। तो आज हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, अगर कभी भी वर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताइए या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो देखिए जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है, उसके अंदर तीन तरीके के आपके जो लोकतंत्र की जो प्रारूप हैं या थ्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आता है, जिसमें आपका लिबरल आता है, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी आता है और प्लूरलिस्ट आता है। अब देखिए, जो हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसने हमें क्लियरली डिफाइन करके दे रखा है कि लिबरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी बताइए, या फिर लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या थ्योरी है, उसको हमें डील करना है। क्योंकि देखिए, जो सेकंड यूनिट है वो जो हमारा थ्योरी को डील करता है। ये रहा आप सबको। हम केवल और केवल लिबरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, ना कि हम एलिटिस्ट डेमोक्रेसी या फिर प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी इसके बारे में। देखिए, पिछली जो वीडियोस में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दो प्रारूप होते हैं लोकतंत्र के। जिसे एक तो हमने बताया था कि एक होता है प्रोसीजरल, जो प्रक्रियात्मक होता है, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव यानी आधारात्मक या फिर मौलिक लोकतंत्र। तो वो फॉर्म्स थे, वो स्वरूप थे। और देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसके दो प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार होते हैं? देखिए, जब आपके पास पॉपुलेशन कम होता है तो हम सब देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हाँ जी है। जब हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो पंचायत होती है, या जो गांव में जो ग्रामीण जो सभा होती है, तो वो एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। और वहीं पे मैं ये बताऊं कि भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हाँ जी है। जब हम एमएलए या एमपी को वोट करते हैं, या फिर जो एमएलए और एमपी है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी में। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है जो गांव के अंदर जो पंचायत है, जो ग्राम सभा है, उसके अंदर जो हम देख सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी लोग नीति निर्माण में स्वयं भाग ले रहे हैं। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि लोग अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि को चुनकर वो उनके बिहाफ पे या उनके लिए नियम और कानून बनाता है। तो दो प्रकार है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, ये किस तरीके से आया, इसके पीछे एक थोड़ा छोटा सी स्टोरी है, उसको समझिए या उस संदर्भ को समझिए। देखिए, आप सभी लोग शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से आप सभी वाकिफ होंगे, या फिर आप सभी को पता होगा। तो देखिए, जैसे ही जो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद या यूएसएसआर का विघटन होता है या फिर कोलैप्स होता है, या जो कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म है, वहां से ये लिबरल डेमोक्रेसी अपने असली प्रारूप या असली स्वरूप में सामने आती है। कि देखिए, आखिरकार कौन जीता? अमेरिकी व्यवस्था जीती। तो वहां से आया कि बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फ्रांसिस फुकुयामा, ये नाम लिख लीजिएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो यूएसएसआर का जो विघटन है, ये जो कोलैप्स हुआ है, इससे एक चीज क्लियर होकर निकल के आती है कि जो वेस्टर्न, जो अमेरिकन लिबरल डेमोक्रेसी है, वो उसकी जीत हुई है। यानी जो साम्यवाद की हार हुई है, और जो अमेरिका की जो विचारधारा है, यानी जो उदारवादी लोकतंत्र की जो विचारधारा है, उसकी जीत हुई है। तो ये जो थ्योरी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, यहाँ से निकल के आ रहा है। और क्या बोला गया कि नहीं, जो अमेरिकन व्यवस्था है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, वो किस पे आधारित है, उसके कुछ
फीचर्स हैं, उस फीचर्स को जानिए क्या क्या है, यानी कुछ विशेषताएं। वो क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, कि ये सरकार को सीमित करने की बात करता है, कि सरकार हर जगह अपना इंटरफेयर ना करे। जैसे बिजनेस में ये बोलता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है बिजनेस के अंदर। बिजनेस एकदम मार्केट के आधार पे छोड़ दो। मार्केट जिस तरीके से, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास परचेजिंग पावर होगा वो सामान खरीदेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं खरीदेगा। तो मार्केट को एकदम फ्री छोड़ दो, ठीक है। दूसरी जो बात करता है, पहली बात करता है लिमिटेड गवर्नमेंट की, दूसरी बात जो करता है ये करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करी जाए। जो व्यक्ति की जो संपत्ति है और जो उसका स्वतंत्रता है उसको हमेशा सुरक्षित किया जाए। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है या फीचर्स है वो है कि हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है। क्या बोलता है? कि गवर्नमेंट की आवश्यकता है, मगर उसको किस तरीके से बता रहा है? गवर्नमेंट एज अ नेसेसरी इवल, एक जरूरी बुराई के रूप में बताता है कि देखिए, बाजार को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है कि कोई मनमानी ना हो, सब कोई ठीक तरीके से काम करे, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे। आप सब कॉलेज में भी जाते होंगे तो देखिए गेट पे आपके सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। कि क्यों खड़े रहते हैं? कि कोई बाहर का जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है वो अंदर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड का भी बहुत कम मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का रोल भी इसी तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि नहीं, हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है मगर सीमित गवर्नमेंट की है, सीमित तरीके से हमें आवश्यकता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत पुरजोर ये पक्षधर है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ऊंचे आयाम तक लेके जाते हैं। फीचर्स को जानने के बाद, विशेषताओं को जानने के बाद, देखिए जो प्रतिनिधित्व, जो लोग लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो कुछ डिमांड करता है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दूसरा, एक बिल ऑफ राइट्स होने चाहिए, नागरिक के पास स्वतंत्रता अधिकार होने चाहिए। न्याय, एक निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस हो इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यानी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करे और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर ना करे। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बात करता है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर देखें ये विशेषताएं और ये जो गुणों के आधार पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंदर हम ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर है, यानी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगा। इन रूपरेखाओं के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे। देखिए जो डेमोक्रेसी है, देखिए जो प्योर डेमोक्रेसी है वो क्या है? देखिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आप खुद ही जानते हैं कि जिनकी जनसंख्या कम है या जो स्मॉल स्टेट है, अब फॉर एग्जाम्पल हम देखें जैसे गांव देहात में या फिर गाँव के अंदर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों सुनिश्चित हो पाता है, क्यों क्रियान्वित हो पाता है? क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत सीमित है। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डिमांड करती है कि पॉपुलेशन सीमित होनी चाहिए। और जैसे जैसे देखिए आबादी बढ़ती गई तो एक नया मैकेनिज्म आया कि नहीं, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी हो सकती है। अगर हम देखें यूनान की, तो यूनान हमेशा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है।
जो कि हम बात करते हैं जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो कहाँ से आ रहा है, यूनान से आ रहा है, भारतीय से आ रहा है। तो वो जो डेमोक्रेसी है जो भारतीय, जो अगर हम देखें तो वो बहुत सीमित है, वो बहुत छोटे स्तर पे है, बड़े लेवल पे हम इसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मैकेनिज्म है, जो प्रतिनिधि का जो कॉन्सेप्ट है, जो रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, वो कब आता है, जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टेट का साइज बढ़ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो व्यवस्था में स्थापित होने लगी। हम देखते हैं कि बहुत ये जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव जो बोल सकते हैं प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र है, वो हम कह सकते हैं ये बहुत सारे देशों में लगभग बहुत सारे देश इसे अपनाते हैं। और देखिए जो इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कानून निर्माण करने की हो या फिर पब्लिक अफेयर्स का हो, सार्वजनिक मामलों से संबंधित, शासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित, ये सब किसके ऊपर चला जाता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली जाती है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास ये सारी जो दायित्व है वो सभी चला जाता है। और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को किसके द्वारा नियुक्त करा जाता है, जो हमेशा जो पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, समय समय पर जो इलेक्शन होते हैं, उसके माध्यम से हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। आप सबने देखा होगा जैसे भारत के अंदर हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है और अमेरिका में हर 4 साल के अंदर। तो इस तरीके की व्यवस्था है कि टाइम टू टाइम हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। देखिए जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे मैंने बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसके अंदर 3-4 तरीके की आती है। सबसे पहले एलिटिस्ट आ जाता है, उसके बाद आपका प्लूरलिस्ट आ जाता है, फिर लिबरल आ जाता है। तो उनमें से एक फॉर्म है लिबरल, ठीक है। और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें या उदार लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करें, तो हमेशा क्या आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या आता है, जो निष्पक्ष चुनाव और जो कंपटीशन होगा, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी वो निष्पक्ष होगी, वो एक एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था होगी, जो राजनीतिक व्यवस्था होगी। कई बार बोला जाता है बहुत सारे देशों में कि पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, कि देखिए पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये रहता है कि एक पर्टिकुलर जगह में या फिर एक पर्टिकुलर देश या राज्य में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होना, या फिर लोगों के पास मल्टीपल पॉलिटिकल ऑप्शंस होना, ठीक है। आगे हम देखें तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो टिपिकली किस चीज से निर्धारित होती है, या फिर टिपिकली ऑफर्स यूनिवर्सल सफरेज की बात करती है, कि सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है। जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो इसी पे आधारित है, सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब ये होता है कि सभी वैक्स नागरिक, जो भी जिस भी कंट्री ने चाहे 21 रखा हो चाहे 18 साल का रखा हो, जितने भी एडल्ट हैं वो राइट टू वोट, उनके पास अधिकार होगा, उनकी नस्ल, जाति, जेंडर, प्रॉपर्टी के अलावा, यानी रिगार्डलेस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एक्सेट्रा, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा। बस क्या मायने रखेगा कि एक पर्टिकुलर एज वो वयस्क है और उस राज्य का नागरिक है, वो वोट दे सकता है, इस व्यवस्था के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सम लिबरल डेमोक्रेसी हिस्टोरिकली हैड अ मोर लिमिटेड फ्रेंचाइज। देखिए हम बात करें जैसे इंग्लैंड की भी बात करें, तो जो उसके अंदर जो लोग थे शुरू में जो वोट देते थे, केवल जिनके पास संपत्ति थी वही वोट दे सकते थे, या फिर जो राजघराने से थे वो वोट दे सकते थे। बाद में आम नागरिकों के पास राइट टू वोट आया, और सबसे लास्ट में किसके पास आता है, विमेन के पास आता है। तो हम सब देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का विचार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ आप सब देखेंगे 1978 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को अधिकार मिला है राइट टू वोट का। एक बार सन देख लीजिएगा, 1971 या 78 है, बाकी बहुत लेट में मिला है। मेरे कहने का ये मतलब है कि धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रहे हैं। एक जो खास बात है ना कि देखिए जो डिसीजन होता है ना लिबरल डेमोक्रेसी में, वो किस आधार पे होता है, जो लोग यानी जो नागरिक वोटिंग में पार्ट लेते हैं। अब देखिए नागरिक तो हर कोई है एक पर्टिकुलर देश का।
अब जो वोटिंग में पार्ट लेते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ना कि सिटीजन्स। तो देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या है कि सिटीजन और जो सिटीजन जो वोट देने जा रहे हैं बूथ तक, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करके देखा गया। तो जो वोट देने जा रहे हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वास्तव स्वरूप से। अब देखिए जो मैंने एक बताया था कि ये चीज़ें होती हैं लिबरल डेमोक्रेसी में, तो देखिए जो लिबरल डेमोक्रेसी है जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होना चाहिए, तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब स्टेट का जो नेचर है ना, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म करता है, यानी उसको राज्य का जो आधार है वो लोकतंत्र के आधार पे सुनिश्चित करता है, और वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को, यानी सरकार को लिमिट करता है। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो सरकार को स्वरूप निर्धारित करने में काम आती है, या फिर किस किस मैटर्स पे सरकार है वो निर्णय ले सकती है, वो कौन बताता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जो आधार भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिबरल डेमोक्रेसी का। देखिए जो अगर हम अमेरिकन व्यवस्था की तरफ जाएं, तो उसमें देखिए ज़्यादातर एम्फेसिस जो दिया गया है जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें बात करा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो सरकार के जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं वो अपने अलग अलग स्वरूप से अपना अपना काम कर सकते हैं, कोई किसी एक के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, या जो कोर्ट है वो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि एक दूसरे के कार्य को निरीक्षण करते रहें। जो जुडिशरी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। और वहीं पे अगर हम अमेरिकन से हटके यूरोप की तरफ देखें, तो जो यूरोप में जो जितनी भी डेमोक्रेसी है वो ज़्यादातर किस बात पे जोर देती है? वो देती है रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करती है, कि जो सरकार है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो, और सभी व्यक्ति कानून के दायरे में आते हैं। नो वन इज अबव द लॉ और एवरी वन इज सब्जेक्टेड टू द लॉ, कि हर व्यक्ति कानून के दायरे में है और कोई कानून से ऊपर नहीं है। यही रूल ऑफ लॉ है। तो जो यूरोपियन डेमोक्रेसी है, जो यूरोपीय लोकतंत्र है, वो ज़्यादातर रूल ऑफ लॉ की बात करता है। यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, देखिए जो लिबरलिज्म है ना, वो हमेशा से ये मानता है कि जो शक्ति है ना, वो जब एक जगह केंद्रित हो जाती है, जब शक्ति एक जगह किसी के पास हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है कि उस शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। तो लिबरलिज्म शुरू से ही ये मानता है कि जो शक्ति है ना वो डिवाइडेड होनी चाहिए, यानी वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। और क्या बात करता है कि देखिए जो असली में जो शक्ति है ना, वास्तविक तौर से लिबरलिज्म, देखिए लिबरलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रैशनल इंडिविजुअल, यानी तार्किक प्राणी। कि जो मनुष्य है वो क्या है? एक तार्किक प्राणी, वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है, और उसी ने अपने राज्य का निर्माण करा है अपने मतों के आधार पे। तो देखिए जो लिबरलिज्म मानता है वो क्या मानता है कि जो यहाँ पे ना लोगों की सर्वोच्चता की बात करता है, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल की बात करता है। बोलता है कि इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट, जो व्यक्ति है वो एक आधारभूत इकाई है हर चीज का। और जो अगर हम तीसरा फीचर देखें उदारवाद का या फिर लिबरलिज्म का, तो ये बात करता है, देखिए ये हेट करता है जितनी भी अथॉरिटी है, या फिर जो ये मोनार्की या एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचला जाता है, उस तरीके की व्यवस्था से ये हेट करता है या फिर नफरत करता है। और देखिए ये किसके बारे में वकालत करता है? तो ऐसी व्यवस्था के बारे में वकालत करता है, या फिर इस तरीके की एडवोकेसी करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है विथ इलेक्टेड लीडरशिप, जितने भी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर जो लिबरलिज्म के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या है? जितने भी लोगों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो लीडर्स हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, या बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है लिबरलिज्म के अंतर्गत। और आगे क्या बात करता है लिबरलिज्म? देखिए ये बात करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना,
वो एक से अधिक होनी चाहिए। देखिए, आप देखिए, कहने को तो चाइना जो है, जो चीन है, वो भी अपने आप को लोकतंत्र बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, पीपल्स डेमोक्रेसी, हम लोगों जनतंत्र हैं। मगर देखिए प्रॉब्लम क्या है, चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और वहीं पे अगर हम भारत के अंदर तो देखें तो बहुत सारी बहुपार्टीय है, ठीक है। तो जो लिबरलिज्म के अंदर भी यही बात करा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छे से अपनी प्रतिस्पर्धा करे, मगर केवल एक ही ना हो, बहुत सारी पार्टी होनी चाहिए, और वो राजनीतिक सत्ता के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा करे। पीरियोडिक इलेक्शन होना चाहिए, टाइम टू टाइम इलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल एडिट फ्रेंचाइजी के आधार पे, यानी सार्वभौमिक मत, वैश्विक मताधिकार के अधिकार से आधार पे होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड प्रॉपर्टीज, सिविल लिबर्टीज हो लोगों के पास, नागरिक स्वतंत्रता, सुरक्षा हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, वही जो पॉइंट मैंने पहले डिस्कस करे थे, वही लिबरलिज्म के भी कुछ बेसिक टेनेट्स हैं। अब देखिए, आप सभी लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया को तो समझ के होंगे कि वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट एक नेसेसरी इविल के तौर पे बात करता है। तो इन सब के बारे में बात करते हुए अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो रिप्रेजेंटेशन को हम इसको समझना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए ना, तो ये मैंने जो आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर से मैंने एक पैराग्राफ उठाया है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड मॉडल है, जो जो टाइप है रिप्रेजेंटेशन का, वो कॉमनली क्या है, दो तरीके के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करी गई है। एक तो आपका होता है ट्रस्टी रिप्रेजेंटेटिव, और एक होता है आपका डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ट्रस्टी और डेलीगेट। तो देखिए, जो ट्रस्टी और डेलीगेटेड, जो ये जो फॉर्म ऑफ, जो दो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कौन कौन से थिंकर्स, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, चाहे थॉमस हॉब्स हो गए, एडमंड बर्ग हो गए, तो इन सब ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे जो पिटकिन है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपना एक अलग से वक्तव्य देती है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ये कंसेप्ट लिख लीजिए, द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय हैना पिटकिन 1969 और 1967, 1967 पे इन्होंने दिया था, जिनमें ये बात करते कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ट्रस्ट एंड डेलीगेट, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन में। अब एक बार हम इन दोनों को अलग अलग से देख लेते हैं, क्या ये किस किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन का बात करा गया है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, ट्रस्टी मॉडल एंड डेलीगेट मॉडल। देखिए, जो ट्रस्टी रिप्रेजेंटेशन जो है, वो किसके बारे में बात करता है, इन ट्रस्टी मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और इसमें क्या है, जो भी आपका इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, जो जिसको भी आपने इलेक्ट करा है, वो आपके बिहाफ पे, ठीक है, आपके बिहाफ पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा। और निर्णय का जो आधार है वो इस तरीके का होगा कि नो डाउट, अगर कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स उससे पसंद नहीं करता तो भी वो निर्णय लेगा, क्योंकि वो अपने जो ट्रस्टी है, वो अपने नॉलेज से, अपने एक्सपर्टाइज से, जजमेंट के थ्रू, नॉलेज के थ्रू जब वो डिसीजन लेगा, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो जो 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 ट्रस्टी है, वो आपके बिहाफ पे फैसला लेगा, और फैसला इस तरीके का लेगा कि जो उस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके भले के लिए फैसला लेगा। और भला इसलिए भी होगा कि जरूरी नहीं है कि वो कुछ लोगों का जो उस फैसले में विश्वास नहीं रख रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो फैसला नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, इस पे मैं एक एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि जो LGBTQ राइट्स है, ठीक है, तो LGBTQ राइट्स है, तो आप देखेंगे कि जो न्यायालय है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, ना कि पार्लियामेंट उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो जो ट्रस्टी होगा वो आगे की दूरदृष्टि रख के अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए निर्णय लेगा या नीति बनाएगा।
इसको इस तरीके से समझिए, ट्रस्टी मॉडल का पालन करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को अक्सर ऐसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है जो उनके मतदाताओं की तत्कालिक इच्छाओं के विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारी पॉपुलेशन है, इसको इमीडिएट कोई चीज़ बुरी लग रही है, मगर हो सकता है वो लॉन्ग टाइम में उसको अच्छी लगे। तो ट्रस्टी मॉडल इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि जो जो इलेक्टेड ऑफिशियल है वो अपनी दूरदृष्टि से अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय ले जो आगे भविष्य में काम दे, ना कि केवल तत्कालिक चीजों को सोचते हुए। जो दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन मॉडल है उसे बोलते हैं डेलीगेट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, डेलीगेट का सिंपल सा बात यह है कि जो मैंने आपको शब्द करा और आपने वही शब्द सुना और वही आपने एग्जाम में लिया, कोई उसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं और ना कुछ अपना ऐड करना है। तो डेलीगेट मतलब कि एज इट इज आप उसको वैसे ही माने। जो हमने इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, अगर वो डेलीगेट मॉडल को अपना रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि वो मैसेंजर के तौर पे काम करें कि मेरे लोगों ने ये कहा है और ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे लोगों को एक हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल की जरूरत होनी, तो एज इट इज। ठीक है, उसमें जो इलेक्टेड ऑफिशियल है उसको अपनी दूरदृष्टि नहीं यूज करनी है, उसको केवल और केवल एक मैसेंजर के तौर पे अपनी भूमिका निभानी है। ठीक है, तो क्या है, देयर प्राइमरी रोल इज टू फुलफिल and directly represent the specific preferences and demands of the people who elected them। कि उनका जो प्राथमिक भूमिका ये है कि जो लोगों ने उसको चुना है उनकी मांगों को अच्छी ईमानदारी से सीधे प्रतिनिधित्व के माध्यम से उन्हें पूरा करे। ठीक है, यह आगे बढ़ाए। उसमें उस व्यक्ति का कुछ अपना इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति का खुद अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, वो केवल और केवल एक मैसेंजर के तौर पे कि हाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने ये कहा है और ये मैं करना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई वो नहीं। ठीक है, उसको एज इट इज वर्क करना पड़ेगा। देखिए क्या है, डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द विल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए जो यहाँ पे जो विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो लोग हैं वहाँ के, उनके विल को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे ये रहा, प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, और जो मैंने थिंकर बताया जिन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हैना पिटकिन, ये नाम लिख लीजिए, हैना पिटकिन, इन्होंने 1967 में ये दिया है कि हमको जो रिप्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं, वो इन दोनों का मिक्सचर चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए, हम दोनों को इन दोनों को मिक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे लगभग अभी हमने जो एसेंशियल जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो एसेंशियल आयाम्स है, जो डायमेंशन है, एसेंशियल डायमेंशंस है, उसको हमने कवर कर लिया। आगे एक और लेक्चर बनेगा जो उसमें और थोड़ा सा जो रीडिंग मटेरियल है और आगे का जो पार्ट है इसका कंटिन्यू, उसके अंदर हम वो अपलोड करेंगे। प्लीज़ आप सभी अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हो सकेगा तो आप अपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप इस चैनल पे कुछ। ठीक है, तो वो आपको अबाउट चैनल के अबाउट में मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा जो मेजर पेपर है पॉलिटिकल साइंस का 3rd सेमेस्टर के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक्स। सेकेंड यूनिट में हमने लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, या इसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसके नाम से ही यह विविध है कि ये सहभागिता की बात करता है, यानी भागीदारी की बात करता है। ठीक है, तो जो भागीदारी है वो सेंट्रल है इस डेमोक्रेसी के अंदर, कि जो भी हमारी जो व्यवस्था होगी लोकतंत्र की, उसके अंदर यह सुनिश्चित करेगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आम जन है, जो सिटीजन है, नागरिक है, वो सभी पार्टिसिपेट करे किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस
in which citizen actively, please note this term, actively participate in decision making process and policy development. देखिए जो भागीदारी है, सहभागी लोकतंत्र है, इसके अंदर ये नहीं है कि एक बार आपने वोट डाला और आप साइड हो गए। वोट डाल के आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि वोट डालने के साथ साथ आपको हमेशा जो व्यवस्था है उसके अंदर अपनी भागीदारी या सहभागिता या अपने ओपिनियन किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा सुनिश्चित करने पड़ते हैं। तो इस तरीके की लोकतंत्र को हम सहभागी लोकतंत्र बोलते हैं। यानी नीति निर्माण या नीति का किस तरीके से विकास कर रहा है, कोई नीति हम अपना रहे हैं तो उसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी, उनके ओपिनियन, उनके विचार, ये सभी शामिल। और वहीं पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें ये नहीं होता है, हम केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हमने लिबरल डेमोक्रेसी को देखा, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं और वो हमारे बिहाफ पे फैसला लेते हैं। और देखिए जो लास्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एम्फेसाइजेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, कि ये बात करता है आपके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करता है कि आप पार्टिसिपेट करो। अगर हम बोले कि ये इस तरीके की क्या भारत में पाई जाती है ये इस तरीके की व्यवस्था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा सोचिए। हाँ, जब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी उस गांव का व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, जिसका मतदाता सूची के अंदर नाम है, तो वो गांव के लिए क्या नीति निर्माण हो रही है, जो बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं। तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं किसमें, नीति निर्माण में, पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में, या जो कोई निर्णय लेना होता है, सार्वजनिक जो निर्णय है नीतियों पर, उसमें वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात आती है तो एक थिंकर हैं जो रूसो, आप सबने सुना होगा इनका, ये एक एनलाइटनमेंट के थिंकर हैं, उनके क्रिटिक भी हैं। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट पॉपुलर सॉवरेनिटी में ये पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र करा है, कि वो बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो लोग हैं उनके पास शक्ति है, उन्हीं के पास पावर है और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए। और जैसे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, जिसमें हम देखते हैं हॉब्स हैं, लॉक हैं और रूसो, तो रूसो भी अपना जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत देते हैं, उसमें ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पावर जो आ रही है वो व्यक्ति के द्वारा आ रही है, जो जर्नल विल बनेगा वो व्यक्ति के विलों के हिसाब से बनेगा। देखिए वो क्या कहते हैं कि जो रूसो है वो ये बात करते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो कहाँ से आ रही है, कि आपके पास जो शक्ति है, जो प्रभु सत्ता है जिसकी बात हम बात करते हैं, प्रभु सत्ता जो है वो कहाँ से आ रही है, वो लोगों से आ रही है, और वो लोगों के पास ही रहती है। यानी हम अगर देखें जो उनका स्टेट ऑफ नेचर है उस पे भी लोगों, देखिए जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें भी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, और जब वो समाज का निर्माण करता है, अपने अधिकारों को, अपने जो प्राकृतिक अधिकार है जब वो समाज को देता है, तो समाज से उसे वही अधिकार मिलते हैं जिसको वो सिविल राइट बोलता है सिविल सोसाइटी के अंदर। तो जो पावर है वो घूम फिर के व्यक्ति के पास ही आती है, एक साइक्लिक है। व्यक्ति पहले अपने प्राकृतिक अधिकार देगा और उसके बदले में उसे नागरिक अधिकार मिलेंगे, प्राकृतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। तो रूसो भी इसी प्रकार अपने इस सिद्धांत के माध्यम से यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, व्यक्ति खुद जाके नीति निर्माण या फिर अपना प्रेजेंस इंश्योर करे, जो भी पॉलिसी फॉर्म हो रही है, या फिर जो भी जो समाज का जो नियम कानून बनेगा जिसको वो जर्नल विल बोलता है। समाज में हम सब जिस समाज में रहते हैं तो
उसके कुछ नियम कानून होते हैं, एक समाज की व्यवस्था होती है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो व्यक्तियों से ही आ रही है। जब व्यक्ति अपने अपने केवल लोअर सेल्फ यानी केवल अपने बारे में ना सोचकर जब वो समाज की बात करते हैं, तो वो जब सभी लोगों की वो सोच जो ऊंची सोच है, जब समाज के सभी लोगों की जो ऊंची सोच है उन सबको इकट्ठा करेंगे तो जर्नल विल बनेगा। तो जर्नल विल क्या है? वो लोगों का ही तो विल है। उसके बाद रूसो के बाद जो दो और इसी इसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो प्रसिद्ध थिंकर है, जिसमें से एक तो है सीवी मैकफर्सन और एक है कैरोल पैटमैन। कैरोल पैटमैन, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे अपना विचार दिया है। पर दोबारा से मैं एक ये याद दिला रहा हूँ कि देखिए, ये पीपल्स की डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिनोट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन एंड ग्रुप इन गवर्नमेंटल प्रोसेस। ठीक है। देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न फॉर्म, जो आधुनिक लोकतंत्र है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंतर्गत। जितने भी पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के थ्योरिस्ट हैं वो डायरेक्ट सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिए। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस में? पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। ये यहां पे लिखा हुआ है, पीपल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस प्रोसेस। इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड द अल्टीमेट सॉवरेन, कि जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च संप्रभु है, वही एक तरह से मालिक है, कर्ता धर्ता है। व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि इसमें व्यक्ति को ज्यादा महत्वता दी जा रही है। अब हम सीवी मैकफर्सन का जो आइडिया है डेमोक्रेसी को लेकर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से अपने पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की सिद्धांत को दे रहे हैं या फिर कैसे थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। तो जो सीवी मैकफर्सन है, अब देखिए, इनका कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है ना, वो एक मॉरल फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मॉरल फाउंडेशन एक नैतिक आधार प्रदान करता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब देखिए इनकी थ्योरी कैसे बिल्ड हो रही है। देखिए, इन्होंने अभी तक जितना भी है, इन्होंने सारा जो डेमोक्रेसी के ऊपर जितना भी सिद्धांत था, लिबरल डेमोक्रेसी, इन सबको पढ़ने के बाद ही कंडक्टेड हिज थ्योरी आफ्टर एग्जामिनिंग कंटेम्पररी वर्ल्ड। अपनी जो वास्तविक जो दुनिया है, समाज है, उसमें जितनी भी लोकतंत्र की अवधारणाएं हैं, जो प्रचलित अवधारणाएं, उन सबको पढ़ने समझने के बाद, और मेजरली इन्होंने जो लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदार लोकतंत्र है, तो जो भी उसके अंदर कमियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर कुछ कमियां इस तरीके से बताई थी लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, कि केवल ओनली प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल केवल प्रक्रिया को फोकस करता है। दूसरा, पीरियोडिक इलेक्शन रहते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक इलेक्शन। देखिए, ये डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, मगर अंतिम जो गोल है डेमोक्रेसी का, लक्ष्य है, वो क्या है डेमोक्रेसी का? कि जो लोग हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये अंतिम उद्देश्य है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो जो उनकी पुस्तक है, ये कृपया इस पुस्तक का भी आप अपने एग्जाम में लिखने की कोशिश करें, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इसके अंदर ये इसकी पहले लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बता के उसके प्रॉब्लम क्या है उसको बताने के बाद अपना ये कंसेप्ट दे रहे हैं यहाँ पे, कि ये बोलते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, ये बात करता है आइडिया ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ये व्यक्तिवादी के जो व्यक्ति है और व्यक्ति की संपत्ति, उसके ऊपर उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संदर्भ है लिबरल डेमोक्रेसी का। वेयर इंडिविजुअल वर सीन एज अ रैशनल सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर प्राइमरी कंसर्न विद देयर प्रॉपर्टी एंड वेलबींग, कि
जो व्यक्ति है, व्यक्ति को तर्क संगत, स्वरुचि, अपने में रुचि रखने वाले अभिनेताओं के रूप में देखा जाता है, जो मुख्य रूप से अपनी संपत्ति और कल्याण से संबंधित रहते हैं हमेशा। फिर जाके उन्होंने एक अल्टरनेटिव अपना जो लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से वो अपना सिद्धांत देते हैं। देखिए, जो सीवी मैकफर्सन का जो आइडिया है, सीवी मैकफर्सन का जो आइडिया है डेमोक्रेसी पे, सीवी मैकफर्सन, अब वो क्या करते हैं, अपनी डेमोक्रेसी को सिद्धांत को बताने से पहले क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को दो भागों में बांट देते हैं। सबसे जो पहला भाग वो बांटते हैं, वो स्ट्रिक्ट कंसेप्ट में बांटते हैं डेमोक्रेसी को, और दूसरे में वो ब्रॉडर। अब देखिए, स्ट्रिक्ट कंसेप्ट या फिर जो स्ट्रिक्ट या सीमित जो अवधारणा है, उसके अंदर ये बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, केवल और केवल एक मैकेनिज्म है, एक मशीन की तरह है कि आपके जितने भी अथॉरिटीज है उनको सिलेक्ट करने में, केवल और केवल एक क्या है, एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, ठीक है, किसके लिए, फॉर चूजिंग चॉइसिंग या एंड अथोराइजिंग गवर्नमेंट, केवल इसी के लिए केवल एक तंत्र है जिसमें आप अपने लोगों को सिलेक्ट करते हो, वो फिर नियम कानून बनाते हैं, दैट्स इट। ये स्ट्रिक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। मगर जो असली जो डेमोक्रेसी का जो विचार है, वो उनके ब्रॉडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर दिखता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें वो बात करते हैं डेमोक्रेसी कि जो ब्रॉडर सेंस है ना, इसमें असली जो आइडिया है लोकतंत्र का, वो स्थान रखता है कि ऑलवेज कंटेन, इसको दूसरे, एन आइडियल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। तो जो बृहद जो अवधारणा है लोकतंत्र की, जिसमें सीवी मैकफर्सन बताते हैं कि जो असली जो रस है, जो असली जो विचार है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि एक जो आइडियल ह्यूमन इक्वालिटी है उसको प्राप्त करना। कि इसका मतलब ये नहीं है, दिस टाइप ऑफ इक्वालिटी, इस इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सभी को बराबर कर देना। एन आइडियल ह्यूमन इक्वालिटी ये नहीं है कि वन इंडिविजुअल और वन वोट। ये इसका लक्ष्य नहीं है कि हर व्यक्ति का वोट समान होने चाहिए, उसका मूल्य समान होने चाहिए, नहीं, इससे ऊपर उठकर है। बट इसको लिख लीजिए, बट ऑल्सो वन मैन वन इक्वल इफेक्टिव राइट टू लिव as fully humanly as he or she wishes। तो उसका देखिए, इधर जो ये बात करते हैं वृहद कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में, या फिर जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ऑलवेज कंटेन एन आइडियल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। ह्यूमन इक्वालिटी की बात करें, वो इस तरीके की ह्यूमन इक्वालिटी नहीं कि वन मैन वन वोट और वन वैल्यू, नहीं, इससे ऊपर उठकर कि वन मैन वन इक्वल इफेक्टिव राइट टू लिव एज फुल्ली ह्यूमनली, कि हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति बराबर हो, सक्षम हो, समान हो, अपने जितने भी इफेक्टिव जीवन यापन के जितने भी
उसके पास अधिकार है सभी को बराबर हो, वो मानवतापूर्ण अपना जीवन जी सके, सभी के पास ये अधिकार हो। तो इस तरीके की लोकतंत्र की वो बात करते हैं। जो यहां पे जो लाइन है आप सभी को नोट करना है वो ये है, वन मैन वन इक्वल इफेक्टिव राइट टू लिव एज फुल्ली ह्यूमनली एज ही और शी विशेस। ओके। और कई बार जो सीवी मैकफर्सन की जो पॉलिटिकल ये जो थ्योरी है, जो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, कई बार बोला जाता है कि ये सोशल थ्योरी है। कि पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज अ सोशल थ्योरी दैट इज इटसेल्फ डिजायरेबल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो सीवी मैकफर्सन का जो आइडिया है ये जो डेमोक्रेसी का ये वाला, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो बेसिस है डेमोक्रेसी के अंदर वो इक्वालिटी, दूसरा फ्रीडम, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और ये देखते हैं कि फ्रीडम खासकर सबसे पहले आता है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम बोथ आर सेंट्रल टू मैकफर्सन्स डेमोक्रेटिक थ्योरी। और इक्वालिटी और इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉरी, फ्रीडम से पहले इक्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीवी मैकफर्सन के लिए। किस तरीके की इक्वालिटी? कि हर किसी के पास वो इफेक्टिव राइट्स हो अपने जीवन यापन करने के लिए, जिसके लिए वो जैसा मर्जी अपना जीवन चाहे जिए, फुल्ली ह्यूमनली। सीन जो सीवी मैकफर्सन का आइडिया भी यही है कि फॉर्मेलिटी से ऊपर उठकर जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर होता है, बल्कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटीजन्स का। किसके अंदर? डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। और जो इंडिविजुअल है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, वो पैसिव नहीं है बट एक्टिवली उसने इंगेज होना चाहिए जितनी भी सार्वजनिक नीति है या निर्णय उन सभी के अंदर जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं लोगों के। और ये कुछ महत्वपूर्ण आयाम या फिर फीचर्स या विशेषताएं हम देखते हैं सीवी मैकफर्सन ने, कि वो एक्टिव सिटीजनशिप की बात करते हैं, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तीसरा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हर किसी के पास इफेक्टिव राइट टू लाइफ, जो यहां पे मैंने बताया इफेक्टिव, इक्वल इफेक्टिव राइट टू लिव, इसको लिख लीजिए, इक्वल इफेक्टिव राइट टू लिव, ये हर किसी के पास होना चाहिए। तो इक्वालिटी यहां पे आप देख रहे हैं जो ये यही आ रहा है, हर किसी के पास इफेक्टिव की बराबर, केवल प्रोसीजरल नहीं कि संविधान में तो सब लोग बराबर है, मगर हम देख रहे हैं कि समाज में तो ये तो सारा उल्टा समाज है। उस तरीके से संविधान जो बोल रहा है वो समाज में दिख नहीं रहा। तो वो इफेक्टिव इक्वल राइट्स की बात करते हैं। अब देखिए जो सीवी मैकफर्सन है वो जो पावर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो है डेवलपमेंटल पावर और दूसरा है एक्सट्रैक्टिव पावर। अब जो विकासात्मक शक्ति है उससे जो मैकफर्सन है वो ये समझते हैं कि मनुष्य को अपने स्वनिर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का रचनात्मक रूप से उपयोग करने की क्षमता का प्रतीक है। यानी मैंस एबिलिटी टू यूज his own capacities creatively for fulfillment of his self or herself। जो भी उसका लक्ष्य है वो अपनी क्रिएटिव सेल्फ से वो चीजें अचीव करे। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति का जो भी लक्ष्य है, जो भी उसने निर्धारित अपनी अपनी मेहनत से अपने निर्धारित लक्ष्य, अपनी क्षमताओं के अनुसार उस चीज को वो प्राप्त करे। तो उस सीवी मैकफर्सन ने इसने ये बोला कि ये डेवलपमेंटल पावर है। और दूसरा वहीं पे जो निष्कासन यानी एक्सट्रैक्टिव पावर स्टैंड फॉर पावर ओवर अदर्स, मैंस एबिलिटी टू यूज अदर्स, मैंस कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ। दूसरा जो उन्होंने डिवाइड करा कि ये ऐसा है कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूरा करता है तो वो दूसरे के
कैपेसिटी से वो छीन रहा है या फिर वो ले रहा है। ठीक है, अन्य पुरुषों या अन्यों की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए करके अपने अपने लिए लाभ निकालने के लिए अन्य पुरुषों की क्षमताओं का उपयोग करना, इससे मतलब है। और जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, वो जो कैपिटलिस्ट जो समाजवाद है, जो पूंजीवादी समाजवाद है, वो एक्सट्रैक्टिव पावर के टर्म्स में बात करता है, जहाँ पे क्या है, पूंजीवादी जो निष्कासन शक्ति पर आधारित है, श्रम को वस्तु और सभी संबंधों को आर्थिक मॉडल में बदल देना, कि जो आपका जो भी है, क्या नाम है, लेबर को कमोडिटी में बदल देना। जितने भी आपके संबंध है वो किस में, आर्थिक, हर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए रिश्ते पर, तो इस चीज में बदल देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरों की क्षमताओं पर निर्भर है। और इससे क्या है कि जो व्यक्ति की स्वयं की जो कैपेसिटी है कि कुछ नया इनोवेट करने की, वो खत्म हो जाती है। और ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के विपरीत है, कि जहां पे क्या है, सीवी में इफेक्टिव, इक्वल इफेक्टिव राइट राइट टू लिव ह्यूमनली, उससे दूर हो जाता है। तो सीवी मैकफर्सन एडवोकेट्स टू कंबाइन अ सिस्टम ऑफ सोशलिस्ट ओनरशिप विथ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे वो सोशलिस्ट ओनरशिप की भी बात करते हैं और लिबरल इंस्टीट्यूशन दोनों को, यानी समाजवाद और पूंजीवाद, यानी संस्थात्मक उदारवाद, लोकतंत्र, दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। जहां पे जो ये जो एक्सट्रैक्टिव पावर जो है समाज में जो आ गई है, जिसमें हर चीज इकोनॉमाइज हो चुकी है, या फिर हर जो रिलेशन है, जो आपका जो लेबर है वो कमोडिटी में बदल गया, सारे जो रिलेशंस है वो इकोनॉमिक मॉडल में आ जाते हैं, उससे उससे बचा जा सके। To prevent the use of extractive power and promote developmental power of all human being, कि हर व्यक्ति के पास इफेक्टिव इक्वल राइट टू लिव होना चाहिए एज ह्यूमनली एज अदर्स, जिसको जिस तरीके का जीवन यापन करना है वो वैसे कर सके। देखिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बहुत सारी आलोचना भी है, कि एक तो ये व्यवहारिक नहीं है। हम कैसे इतने बड़े समाज में हम सब ये पार्टिसिपेट कराएं, फिर उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एक ये प्रॉब्लम भी है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से, कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज, एक तरह से एक आशावादी जरूर है ये, बट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि इतनी बड़ी कंट्री, एक लार्ज कंट्री में हम किस तरीके से जनसंख्या को एक साथ रखें, फिर उनका किस तरीके से पार्टिसिपेट कराएं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सेंटर और स्टेट लेवल पे आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। फाइनली अगर हम देखें सीवी मैकफर्सन का, तो सीवी मैकफर्सन का जो वो ये एक ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे जो क्रिएटिव फ्रीडम है लोगों के पास वो मौजूद हो, कि जो पूंजीवादी समाज है जिसने उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। हर व्यक्ति के उद्देश्य अलग है, हर व्यक्ति के गोल अलग है, तो इसी चीज को वो प्रमोट करना है, एक ह्यूमनिस्ट थ्योरी देना चाहते हैं डेमोक्रेसी की, विच विल प्रमोट क्रिएटिव फ्रीडम। सीवी मैकफर्सन। अब जो दूसरी थिंकर है हमारी वो है कैरोल पैटमैन। अब देखिए, जो कैरोल पैटमैन है वो भी इसी के बारे में बात कर रही है, कि जो आइडिया ऑफ वन की कंसेप्ट इन पैटमैन्स वर्क इज द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी पैराडॉक्स। वो किस संदर्भ में बात करिए कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जिसका जो प्रिंसिपल है, जो लिबरल जो उदार लोकतंत्र है, जिसका जो प्रिंसिपल है कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड फ्रीडम इसको फुलफिल नहीं करती। इन इस
इस चीजों को इस ये ऊपरी तौर पे तो बात करती है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है कि वो इक्वल है सभी लोग और सभी लोग फ्री है, बट वो दिखाई नहीं देता कि समाज के अंदर जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पावर जो है लोगों के पास, वो कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेल जो है हर जगह आपको देखेंगे पावरफुल, फीमेल नहीं है। तो ये जेंडर पर्सपेक्टिव पे आर्ग्यूमेंट कर रही है कि जो लिबरल जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं एक धोखा दे रही है एक तरीके से, कि जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है उसको उपलब्ध नहीं करा रही, वो नेग्लेक्ट करती है इन सब्सटेंटिव इक्वालिटी को, या इसको पूरा नहीं कर पा रही। फिर उसके बाद जो कैरल पैटमैन है वो सजेस्ट करती है कि द ट्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक की आर्गुमेंट है कि केवल वोट डालने का आपके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं। इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बहुत आलोचना करती है कि कई बार वो क्या करती है कि जो पावर को डेलीगेट कर देते कुछ लोगों के हाथ में, कि हम देखते हैं कि जो जितनी भी पावर है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चली जाती है। तो कैरल पैटमैन इससे चिंतित है कि वो जो पावर है जो डिसीजन मेकिंग का है वो लोगों के पास रहना चाहिए, लोग आके अपना पार्टिसिपेट करें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जो नीति निर्माण प्रक्रिया में। वो देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास सारी पावर चली जाती है, तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है जैसे विमेन, माइनॉरिटी, तो इनके जो मुद्दे हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सुनिश्चित नहीं हो पाता। तो वो इस आधार पे वो बोलती हैं कि नहीं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पे है, जैसे महिलाएं हो गई, माइनॉरिटीज हो गई, इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं इश्यूज को लेकर कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो विमेन कैटेगरी है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है, तो इसीलिए वो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां पे क्या है कि जो सिटीजन है वो एक्टिवली इंगेज होंगे कलेक्टिव एक्शन मेकिंग, कलेक्टिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो बात करते सी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रास रूट मूवमेंट्स, लोकल गवर्नेंस, direct participation in decision making process to ensure more inclusive and egalitarian political system, कि वह अधिक समावेशी और समतावादी राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन, स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी के महत्व पर जोर देती है। देखिए, जो पैटमैन के सहभागी लोकतंत्र के दृष्टिकोण में नागरिक केवल मतदाता नहीं है, बल्कि उन नीतियों और निर्णयों को आकार देने में सक्रिय भागीदार है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य औपचारिक और वास्तविक समानता दोनों को बढ़ावा देना है, यानी जो फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी दोनों को इंश्योर करना है। और लास्ट में क्या, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल हैव अ जेन्युइन वॉइस इन द पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल सिस्टम, कि राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की वास्तविक आवाज हो, केवल उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं, वास्तविक तौर पे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई कमेंट हो तो जरूर लिखें, और प्लीज शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल वाली जो क्लास है उसमें हमने लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज ए थ्योरी फॉर्म पढ़ा। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ये आपके कोर्स के अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसको आज हम करने जा रहे हैं। तो जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, देखिए इसका जो हिंदी
रूपांतरण है या जो हिंदी में जो अर्थ आता है यदि विचार विमर्श लोकतंत्र या विचारशील लोकतंत्र। आप हो सकता है एग्जाम में कोई और शब्द ले ले, बट इंग्लिश में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ही से कहा जाता है। तो जैसे कि नाम से ही ये आपको समझ में आ रहा है कि विचार विमर्श करने की बात कर रहे हैं। ये जो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यू मतलब निरंतर हम जो सिटीजन्स है जो नागरिक हैं वो निरंतर विचार और विमर्श करते रहें, सरकार को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, किसी नीति निर्माण को लेकर भी लोगों का विचार और विमर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर। अब देखिए इसका एक आउटलाइन समझ लीजिए, ये है किस प्रकार की व्यवस्था, ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात करता है। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है वो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का यानी विचार विमर्श लोकतंत्र का, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये इसके ऊपर क्वेश्चन करता है। किस बात के ऊपर क्वेश्चन करता है कि ये बोलता है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था में ना जो राजनीतिक जो सहभागिता है या जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है, बहुत सीमित है, या फिर बहुत नैरो की बात करता है कि इसमें क्या है जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो लोगों की भागीदारी है वो बहुत कम है। और भागीदारी कब होती है? केवल और केवल जब चुनाव हो रहे होते हैं, इलेक्शन टाइम होता है, केवल तभी भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो इससे आगे बढ़कर ये इसको क्रिटिक करके लिबरल रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी का आलोचना करके ये बात करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए। देखिए फोकस बिंदु क्या है? फोकस तो सबसे पहले हो जाता है डायलॉग के ऊपर फोकस करता है। डेलिब्रेशन के बारे में बात करता है कि लोगों की विचार विमर्श करे आके किसी भी नीति के ऊपर, तो डेलिब्रेशन प्रोसेस की बात करता है। आगे और भी हम देखेंगे। अब देखिए जो हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, देखिए ये बात क्या करता है? डिबेट के बारे में बात करता है, डायलॉग बोलता है, डेलिब्रेशन होना चाहिए। तो ये 3D आपको एग्जाम में भी लिखना है। इन 3D को आपको समझना है कि आप जब डेलिब्रेशन करेंगे, आप जब इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर आएंगे तो सबसे पहले डिबेट करेंगे, फिर आप डायलॉग करेंगे, ठीक है। डिबेट में क्या होता है कि वाद विवाद होता है, डायलॉग में होता है संवाद, आप एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये जो रेफरेंस यहाँ से लिया है, तो जैसे कि जो डिबेट है, डिबेट के अंदर क्या होता है? विचार विमर्श या विवाद होता है, डायलॉग संवाद होता है, फिर इन सभी का परिणाम डेलिब्रेशन होता है। यानी विचार विमर्श करने के बाद, विवाद करने के बाद जो अंतिम परिणाम क्या है? डेलिब्रेशन, जिसे बोलते हैं विचारशील या विचारशीलता। आप सब ने डिबेट और डायलॉग करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो डिबेट होता है उसमें हम compete करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं मेरा पॉइंट ठीक है। डायलॉग में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, उसकी समझ को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और आगे हम देखिए तो डिबेट के अंदर हम आर्ग्यू करते हैं, डायलॉग के अंदर हम डिस्कस करते हैं, और देखिए तो डिबेट के अंदर हम प्रमोट करते हैं अपने ओपिनियन को, और वहीं पे हम डायलॉग के अंदर हम बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि नहीं आपको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है और मेरी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। हम अपना एक दूसरे के रिलेशंस को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज हो सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर। डिबेट के अंदर हम क्या करते हैं? सीक मेजोरिटी, हम चाहते हैं कि जो पूरा जो मेजोरिटी है हमारे पॉइंट को समझे, और डायलॉग में हम केवल अपना पक्ष समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें हम परसुएट करते हैं, इसमें हम अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको भी समझा जाए। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया डायलॉग डिबेट, और इन दोनों का जरूरत होता है किसके अंदर? डेलिब्रेशन के अंदर। देखिए डेलिब्रेशन में क्या होता है कि जब हम compete करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बाद किसको वेटेज दिया जाए, और फिर आर्ग्यू डिस्कस करने के बाद किसको सेलेक्ट करा जाए, चूज किसको करा जाए, फिर मेक चॉइसेस, सीक ओवरलैप, सीक कॉमन ग्राउंड। वो कॉमन ग्राउंड क्या है? देखिए जो डेलिब्रेशन का जो मेन पर्पस जो है ना,
ये यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ये कॉमन ग्राउंड को ढूंढना है, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, जहां पे हम सब अग्री हो सकते हैं, ठीक है, कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आई होप ये जो टेबल है इससे बहुत अच्छे से आप क्लेरिफाई कर सकते हैं डेलिब्रेशन प्रोसेस को। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में ये 3D का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबेट, डायलॉग एंड डेलिब्रेशन। अब देखिए इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हमें यहाँ से स्टार्टिंग करना है। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, जो विचारशील लोकतंत्र है, देखिए इसका जो रूट है ना, हमें एंशंट इंडिया में भी मिलता है और एंशंट ग्रीस के अंदर भी मिलता है। एंशंट ग्रीस एंड एंशंट इंडिया दोनों के अंदर मिलता है। देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब यानी फेस टू फेस विचार विमर्श होता था, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे ये आगे इवॉल्व भी होता गया। और अगर हम देखें 20th सेंचुरी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम यूएस और जर्मनी में देख सकते हैं, जिसमें अगर आप सबको याद होगा, जिसमें जो इंडियन एग्जाम्पल भी लेता हूँ। देखिए यूएस और जर्मनी में एक सिटीजन ज्यूरी नाम की एक तरीके की व्यवस्था पाई जाती थी। तो ये भी एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें जो पंचायती राज है, जो पंचायती व्यवस्था है, वो एक तरह से डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल शूट होता है। तो उसको भी आगे हम देखते हैं। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये जो डेलिब्रेटिव फॉर्म है ये पाया जाता है, जैसे कंसेंसस कन्वर्सेशन इन डेनमार्क, ठीक है, जैसे फर्स्ट सिटीजन्स असेंबलीज इन कनाडा। ये फॉर्म्स है जिसको कई बार मिनी पब्लिक्स बोला जाता है या मिनी पार्लियामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ना, ये कैसे रिसेंट में आया। देखिए जो 1980 के बाद है ना, ये प्रोमिनेंट हो गया 1980 के बाद। क्यों? कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि देखिए जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, जो डिबेट, डायलॉग, डेलिब्रेशन है, इसकी कमी है। और कभी अगर हम देखें जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो ये कब पाया जाता है? केवल और केवल इलेक्शन से पहले पाया जाता है। तो इसी बात को जोड़ देते हुए इनका जो फोकस पॉइंट है वो क्या है? डायलॉग एंड डेलिब्रेशन, डिबेट भी है। तो वो 3D याद रखिएगा। और ये 1980 के बाद ज़्यादा प्रमुखता से सामने आया, क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेसी जो फेस कर रहा था, वो फेस कर रहा था कि लोगों की भागीदारी नहीं है। और सेम अगर हम देखें तो 1991-92 में जो पंचायती राज सिस्टम आया, जो 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट आया, वो किसका? इसी का ही तो परिणाम है कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। लोग पंचायती राज के माध्यम से या इस माध्यम से भी लोगों को जो डेलिब्रेशन है, जो भागीदारी है लोकतंत्र के अंदर, वो और अच्छे से सुनिश्चित होगी। तो हम देख सकते हैं इसका एक पुनरुत्थान हुआ 1980 के बाद। देखिए आपके जो सिलेबस में ना एक और डेमोक्रेसी का पार्ट है, जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ना एक तरीके का फॉर्म ही है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, बट जब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करेंगे तो और उसे अच्छे स्वरूप से करेंगे, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मगर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को अभी एज ऑफ नाउ हम ये समझ सकते हैं कि ये भी एक फॉर्म है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। आगे हम इसी लेक्चर के अंदर इसमें थोड़ा सा अंतर भी देख लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग you have to understand that it is a form of participatory democracy। ये बात क्या करता है, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, emphasizes डायरेक्ट सिविक डेलिब्रेशन। यहाँ पे ये समझिए थे कि ये बात करता है कि प्रत्यक्ष नागरिक विचार विमर्श पर जोर देता है कि नागरिक है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे स्वयं सामने आए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो वर्तमान समय में चल रही है या फिर व्यवस्था में है, या तो उससे दूर होने की बात नहीं कर रहा। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और इनहेंस करने की बात करता है कि हाँ, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और अच्छा कर सकते हैं अगर हम डेलिब्रेशन का जो फॉर्म है वो लेके आए इसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। तो इसको निगेट करने की बात नहीं करता है कि हम ये जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है उसको बदल के हम डेलिब्रेटिव कर देंगे और लोग सामने आके खुद, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। बट
डेमोक्रेसी इस बात पे जोर देता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसी को और अच्छा करा जा सकता है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करी जा सकती है बहुत बहुत अलग अलग माध्यमों से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसे देखिए किस तरीके से हो सकता है, देखिए पार्लियामेंट ने कोई बिल बनाया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोई बिल बनाया, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है कि पब्लिक के सामने पब्लिक उस पर कमेंट करे, कोई इशू है तो जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है। तो इस माध्यम से, ये ऐसे ऐसे माध्यम से, और देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फीडबैक वेबसाइट है उस पर आप अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे मीन्स, ऐसे ऐसे माध्यम से आप जो जनता की भागीदारी है, जो लोगों की भागीदारी है, या लोगों का जो विमर्श है, जो डिबेट है, डायलॉग है, उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये क्या कर सकता है, देखिए ये जो डेलिब्रेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये बहुत मदद करता है कि जितनी भी जो नीतिगत परिणाम, जो आफ्टर ऑल देखिए जो पार्लियामेंट है वो जो पॉलिसी बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, पीपल्स के लिए बना रहा है, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट और पीपल्स अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो जो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो और अच्छा हो सकता है, जो रिजल्ट है वो और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करता है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो पीपल्स हैं उसके अंदर एक अच्छा इंगेजमेंट होना चाहिए, पीपल्स के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम और अच्छा, जो हमारी नीति का जो परिणाम है और अच्छा हम कर सकते हैं, जो आउटकम है किसी भी पॉलिसी का और अच्छे से हम उसको अचीव कर सकते हैं। कि आपने हमने देखा होगा कि बहुत सारी जो पॉलिसीज होती है वो क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं उनका जो पार्टिसिपेशन होता है, या जो उस लोकल एरिया का जो प्रॉब्लम होता है उससे डील नहीं कर रहा होता है, या फिर उससे एकदम अलग होता है। आगे हम बात करें, देखिए जो डेलिब्रेटिव मेथड है वो क्या बात करता है, एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन की बात करता है इन पॉलिसी प्रोसेस, कि कोई भी नीति निर्माण में या उसकी निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की जो भागीदारी है ना उस पर जोर देता है। ये की पॉइंट है एक। और यहीं पे क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी है और जो डेलिब्रेटिव मेथड्स है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये जो पार्टिसिपेटरी और जो डेलिब्रेटिव है इनको हम समानांतर तौर पे हम यूज कर सकते हैं, दोनों को साथ साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि देखिए मैपिंग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इन काउंसिल ऑफ यूरोप मेंबर्स स्टेट, ठीक है, जिसने सजेस्ट क्या करा था कि जो दैट पब्लिक बॉडीज इंगेजिंग इन डेलिब्रेटिव इनिशिएटिव शुड, जो पब्लिक बॉडी जो है जो डेलिब्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में या फिर इस तरीके की व्यवस्था को अपनाएगी तो उसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक्सप्लोर वेयर ये जो डेलिब्रेटिव इनिशिएटिव है वो सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा प्रभाव पैदा कर सकता है, या फिर वह उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पे है। आगे दूसरा ये है कि देखिए ये देखना है कि जो कौन सा डेलिब्रेटिव मेथड है वो बेस्ट रहेगा। जैसे आप सब देखते होंगे कि कोई टोकन सिस्टम हो जाता है, कोई पर्चा भरवा लेता है, तो बहुत तरीके के जो डेलिब्रेटिव मेथड्स है वो बहुत तरीके के हैं, या फिर ओपिनियन पोल है, या फिर आप सब देखेंगे तो कई बार आप सबके मोबाइल में एक फीडबैक वाला मैसेज आता है जब भी आप यूट्यूब चला रहे हो, तो बहुत सारे प्रोसेस है, तो कौन सा मेथड है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तीसरा जो है ये है कि देखिए हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि देखिए जो अच्छे वैल्यूएबल आइडियाज़ हैं या मूल्यवान आइडियाज़ हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। वो चाहे गवर्नमेंट से आ सकते हैं अच्छे आइडियाज़, एनजीओ से आ सकते हैं, इनफॉर्मल सिटीजन ग्रुप से भी आ सकते हैं। तो हमें ये विश्वास रखना पड़ेगा जो ये जो आइडिया है, जो एक विचार है, जो सर्वोत्तम विचार है जिसके माध्यम से हम इस प्रक्रिया को और अच्छा कर सकते हैं या किसी भी नीति निर्माण को और अच्छा कर सकते हैं, तो उसका आइडिया कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद हमें ऐसे प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जिनसे ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी ये बोल रहे हैं, चाहे जितने भी ये संगठन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल रही है, तो उनको किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करें, उसकी जो ओपिनियन है हम उसको किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उनको संगठित करना होगा, किस तरीके से हमें
उन सभी ग्रुपों की आवाज़ सुनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को स्थापित करना होगा। तो ये 4 तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जिक्र करा। मैपिंग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इन काउंसिल ऑफ यूरोप मेंबर स्टेट्स ने, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि ये एक तरीके से जो सुझाव दिया गया था कि ये चारों चीज़ों को पता लगाएं। सबसे पहले कि ये देखना है कि ये जो डेलिब्रेटिव इनिशिएटिव है ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट कहाँ पे करेगा, कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है डेलिब्रेटिव का, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉइन सिस्टम हो गया या फिर फीडबैक सिस्टम हो गया, पोल सिस्टम हो गया, किसी भी तरीके का। उसके बाद क्या है कि ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप सिटीजन से भी आ सकते हैं। और दूसरा हमें ऐसे मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि इन वॉइसेस को सुन पाए, इन सबको समाहित कर पाए। अब देखिए जो डेलिब्रेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ना, देखिए कई बार ना आम लोगों के लिए ये दोनों एक ही जैसा होता है, मगर देखिए हाँ कई बार क्या होता है ये दोनों एक जैसा ही कई बार समझा जाता है, मगर ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। अब बात करते थे कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ना वो एक वाइडर पॉलिटिकल थ्योरी है, मतलब एक राजनीतिक सिद्धांत है। कैसे कि जिसका जो मानना है, जो क्लेम करता है क्या कि जितने भी राजनीतिक जो फैसले हैं वो किसका रिजल्ट होंगे, कि एक तार्किक रूप से जो विचार विमर्श करा गया है लोकतंत्र जो नागरिकों के द्वारा, उसका एक रिजल्ट हो, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन होंगे वो सारे किसे एक रीजनेबल डिस्कशन के बाद ही आएंगे जो नागरिकों के बीच में हुआ है। वहीं पे आगे बात करें, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स सिटीजन्स वॉइस इन गवर्नेंस, ठीक है। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो जो नागरिक की आवाज़ है वो उसको महत्व देती है, चाहे वो नागरिक किसी भी जाति नस्ल एज ज्योग्राफी की कहीं से भी हो, क्योंकि यहाँ पे आइडिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उसका विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ना इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर हिस्ट्री है। देखिए क्योंकि देखिए आप सबने देखा अभी आपने सबने नहीं पढ़ा होगा, मगर 1960 के बाद ना एक जो सोशल मूवमेंट्स के ऊपर स्टडी शुरू होने लगा कि ये सोशल मूवमेंट्स हो क्यों रहे हैं। तो सोशल मूवमेंट्स किस लिए हो रहे हैं, कि सोशल मूवमेंट इसलिए हो रहे हैं कि जो लोग हैं वो उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, कि वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आम नागरिकों को छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके हितों को पूरा नहीं हो पा रहे होते, तो उनका पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करा जाए, ठीक है। किससे, मीडिएशन के थ्रू। ऐसी मीडिएशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे नागरिकों के। तो पार्टिसिपेशन का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो बात करा जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये डिफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पॉलिसी अगर कोई भी बन रही है तो उसमें जो वो किसका रिजल्ट होगी, लोगों के विचार विमर्श का रिजल्ट होगी जो नीति है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो क्या बात करिए कि गवर्नमेंट के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज क्या है, ये बोलता है कि जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि ये जो जितने भी लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिफॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करता है कि रिफॉर्म होना चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस में, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। यहाँ पे पॉलिसी की बात कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े। और इसमें देखिए पार्टिसिपेशन बढ़े मगर इधर पार्टिसिपेशन से भी आगे जाके कि डेलिब्रेशन की बात आ रही है कि पार्टिसिपेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, कि लोग वहां पे जाके ऐसे नहीं है कि केवल खड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे जाके अपनी बात कहें, विमर्श करें, अपने वक्तव्य दे, ठीक है। ये इस टेबल के माध्यम से भी आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो रिलेटिवली स्मॉल की बात करते हैं कि आप कब कर सकते विचार विमर्श, जब छोटा ग्रुप होगा। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या बात करा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है,
कि बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर मोर पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं, ठीक है, मोर पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। और वहीं पे अगर हम तीसरा जो पैरामीटर फैक्टर देखें, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन मेथड, तो देखिए जो डेलिब्रेटिव में डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि सिविक लॉटरी हो गया, रैंडम सिलेक्शन हो गया, स्ट्रेटिफिकेशंस हो गया, वो किसी भी तरीके के माध्यम से आप जो पार्टिसिपेशन का सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करें तो सेल्फ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर टू इनेबल एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ठीक है, कि इसमें सेल्फ सिलेक्टेड कि आप खुद भागीदारी हो रहे हो। वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेलिब्रेशन के, आप हो सकता है सिविक लॉटरी हो गया, ऑनलाइन आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, पोल हो रहा है तो उसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो ये डिफरेंस है, इस तालिका के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक मैप है, एक इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश करा था, बट उसका मैं एज इट इज़ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसने इंडिया को अलग तरीके से रैंकिंग में दिया था। बट देखिए इसमें जो ज़्यादा ग्रीन, जो ज़्यादा ब्लू है वो अच्छा वहाँ पे डेलिब्रेशन प्रोसेस पाया जाता है, और जहाँ पर ये जो वाइट वाला एरिया जो है, जो एक तरीके से जो ये वाला है जो जीरो पे है कलर, तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे कम डेलिब्रेशन है या फिर बहुत कम है। तो देखिए ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूरोप की जो कुछ देश यहाँ वाले, ठीक है, देखिए ये वाला एरिया, तो यहाँ पे देखें, और ये ऑस्ट्रेलिया में देखें, और वहीं पे ये जापान में देखें, या फिर ये जो साउथ कोरिया है इसको देखें, तो यहाँ पे जो डेलिब्रेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं पे इंडिया को देखा जाए, इन कंट्रियों को देखा जाता है तो यहाँ पे बहुत सीमित है डेलिब्रेशन प्रोसेस। और अगर हम देखें, देखो ये वाला जो पॉइंट देखें, ये जो वाइट जो है, ये जो क्रीम कलर है, तो हम देखें ये जो मिडल ईस्ट है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, देखिए यहाँ पे डेलिब्रेशन प्रोसेस बहुत कम है, तो इसलिए ये क्रीमी कलर में दिखाया गया है, ठीक है, ये जो एरिया है जो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इन जो विश्व स्तर पर कहाँ पर जो डेलिब्रेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा है, कम है। और यहीं पे देखिए जो वहीं पे दोबारा से कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, जो उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि हम सब ना इम्प्रूव कर सकते हैं जो पॉलिसी का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, कि पॉलिसी सक्सेस होगी या फेलियर होगी ग्रास रूट लेवल पे, उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से। किसके अंदर? लोकतंत्र के अंदर। कि लोगों की जब भागीदारी होगी, जब उनके तर्क और वितर्क को समझा जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा, तो हम जितना भी नीति निर्माण है उसमें बहुत अच्छा हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, वो पॉलिसी को हम सक्सेस करने में भी बहुत सफल होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन देखिए जो इंडियन ग्राम सभा है, जो आप सब देखते होंगे, भारत के पंचायती व्यवस्था के बारे में आप सुना होगा। देखिए आप सबको ये भी पता होगा कि गांव में इनलिटरेसी होती है, इनइक्वालिटी होती है, बट उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो डेलिब्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, विचार विमर्श होता है ग्राम सभा के अंदर। जो ग्राम सभा होती है, जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर, जो भी उस वहाँ के जो मतदाता सूची के अंदर जिनका भी नाम है, वो चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, सोशल हायरार्की, वो सभी उसके भाग होते हैं या फिर उसके पार्ट होते हैं। एक तरह से जो ग्राम सभा होता है, ये क्या होता है? एक ओपन स्पेस होता है कि जितनी भी नीति है गांव से संबंधित, वह जितना भी नीति निर्माण है, उन सब के अंदर नागरिकों का पार्टिसिपेशन होता है, और नागरिक अपना, जो उस गांव के नागरिक हैं, वो अपने मत और ओपिनियन दे सकते हैं। यहाँ पे आप सब ये सब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 73rd अमेंडमेंट है उसने किस प्रकार से ग्राम सभा का किस तरीके से ग्राम सभा को फॉर्म करा। और वहीं पे देखिए ट्रेडिशनल लेवल पे भी पंचायती व्यवस्था होती थी, मगर प्रॉब्लम क्या था कि जो पंचायत होती थी वो बहुत लीनियस मैनर में इस्टेब्लिश होती थी, कि जो प्रमुख है, जो गांव का मुखिया, वो एक पर्टिकुलर परिवार से ही आता था। इस तरीके की व्यवस्था था जो 73rd और 74th ने उसने एक तरह से जो ये जो पार्टिसिपेशन है इसको डेमोक्रेटिक कर दिया। और इसके अंदर लगभग कोई भी जैसे कि जो रोटेशन सिस्टम है कास्ट का या फिर किसी भी जाति का या महिलाओं का,
या महिलाओं को आरक्षण है, इन सब के लिए द्वार खोल दिए। देखिए जो भी व्यक्ति जो भी इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी गवर्नमेंट ये जो डेलिब्रेशन इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसको कुछ जो क्राइटेरिया है उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा या फिर इन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि वाई दिस हैपनिंग, मतलब ये किस लिए हो रहा है, ये क्या टॉपिक है, जो टॉपिक क्या है, ये जो डेलिब्रेशन हम करें, ये जो विचार विमर्श करें, तो उसका विषय वस्तु क्या है। कि विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पर्पस के बाद आता है एम, वाई इज डेलिब्रेशन इज बीइंग यूज्ड एट दिस टाइम, कि ये जो डेलिब्रेशन को क्यों यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और क्यों हम कोई दूसरा मेथड क्यों नहीं ले लेते, डेलिब्रेशन की जगह हम कुछ और भी मेथड ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा आता है, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो डेलिब्रेशन हो रहा है ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है, ठीक है, वो एम हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन, जो डेलिब्रेशन प्रोसेस से क्या इंटीग्रेशन होगा, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और किस तरीके से जो पॉलिसी के आउटकम को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं, उसके रिजल्ट या परिणामों को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। तो जैसे जो लोग हैं, जो पॉलिसी है और जो पार्लियामेंट है, इन सभी का इंटीग्रेशन। उसके बाद है फिट, कि देखिए इसके अंदर जो फिट के अंदर क्या है कि इज द मेथड चूजन द बेस्ट अवेलेबल टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, कि देखिए जो पॉलिसी का क्या जो ये जो डेलिब्रेशन जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कि क्या ये फिट रहेगा, कि वो ये जो पॉलिसी का जो रिजल्ट है, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं हम, जो डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, तो क्या ये उस चीज़ को फिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्स, कि वो कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है ये डेलिब्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, कि जो ये जो विचार विमर्श होगा उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। फिर वर्किंग मोडेलिटी का यहाँ पे मतलब है कि हाउ विल द डेलिब्रेशन हैपन, कि किस तरीके से होगा, मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो किस तरीके से वर्क करेगा, हमको ये जो डेलिब्रेशन है कहाँ पे करना होगा, ठीक है, और किसकी नहीं करना होगा, कितना टाइम है हमारे पास इसके लिए, हम किस तरीके से जो मोडालिटी है, हम किस तरीके से जो लोगों का ओपिनियन है उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, और हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट आ जाता है कि हाउ विल रिक्रूट देम, कि हम उसके अंदर किस तरीके से भर्ती करेंगे लोगों को, किस तरीके से हम लोगों का प्रयोग कर सकते हैं, ये इत्यादि। और जो लास्ट जो है वो है कम्युनिकेशन यानी संवाद या संप्रेषण, कि हाउ विल द डेलिब्रेटिव प्रोसेस कम्युनिकेट विथ पार्टिसिपेंट्स, कि जो डेलिब्रेट प्रोसेस है वो किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स को जोड़ेगा, कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो उस समस्या से संबंधित हैं या किसी विषय से संबंधित है, हम उसके अंदर कैसे हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए ये जो 8 मॉडल है ना, इस तरीके से हम जो इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को। तो सबसे पहला है कंबाइनिंग अ परमानेंट सिटीजन असेंबली बॉडी, ठीक है। सबसे पहले हम एक बॉडी क्रिएट कर लेंगे, एक असेंबली क्रिएट कर लेंगे, फिर दूसरा उसे पार्लियामेंट कमेटी से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कंबाइन कर देंगे डेलिब्रेटिव एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ। फिर उसके बाद स्टैंडिंग सिटीजन्स एडवाइजरी पैनल क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जो सीक्वेंस्ड कर देंगे जो डेलिब्रेटिव प्रोसेस है थ्रू द पॉलिसी साइकिल से। उसके बाद छठे में क्या है कि जो रिक्वायरिंग पब्लिक डेलिब्रेशन बिफोर सर्टेन टाइप ऑफ पब्लिक डिसीजन, कोई भी नीति निर्णय से पहले हम एक डिलिब्रेशन कर लेंगे पब्लिक का। उसके बाद लोगों को हम ये अधिकार दे देंगे गिविंग द राइट टू डिमांड अ डेलिब्रेटिव प्रोसेस। अंत में हम डेलिब्रेटिव प्रोसेस को इम्बेड कर देंगे।